Audio Jungle. कहते हैं कि पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जिले अलीराजपुर जिले में पंचायत ने ऐसा दर्जा बनाया है कि जिसे सुनकर शैतान के हैरान हो जाते हैं। ऐसी नफरत की मोड़ लगाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले लड़का लड़की के बाल काटे, फिर लड़की को अर्धनग्न किया। इस जुल्म को वो इंसाफ कहते हैं। जी हाँ, उनके यहाँ प्यार की सजा नफरत है। यहाँ के पंच वो फैसले सुनाते हैं जिन्हें सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। ये नया फैसला है 31 दिसंबर की दोपहर का, जब अलीराजपुर के बेड़ा गांव में भील पंचायत बैठी और फैसला सुनाया गया। पहले लड़का और लड़की के बाल काट दिए गए। इसके बाद प्रेमी युगल को वाद्य यंत्रों के साथ 50 मीटर घुमाया गया। फिर लड़की को अर्धनग्न किया गया और सरेआम उसको बेइज्जत किया गया। झकझोर देने वाली ये घटना होती रही और ग्रामीण सिर झुकाए पंचायत के जुल्मों को देखते रहे। साल मारपीट करी थी और ये बाल उतारी थी और बाल उतार के और ये लाया था बेन बजाए के रोड पर ले गया था और ये एक मोड़ बांधा था हमको। पीड़ित लड़की का आरोप है कि इस पूरे मामले में सरकार की ओर से नियुक्त चौकीदार और आदिवासी समाज के प्रमुख ने नकारात्मक भूमिका निभाई है। उसका आरोप है कि चौकीदार ने ही उसके बाल काटे और आदिवासी वाद्य यंत्रों के साथ प्रेमी के साथ घुमाया। पीड़ित प्रेमिका के अनुसार उसके साथ मारपीट भी की गई। फिर लेकर आया गाड़ी पर, डायरेक्ट थाने में नहीं लाया, घर से ले गए हैं। बस वही से मारपीट की। और क्या किया? बाल काटे? बाल काटा है। प्रेमी प्रेमिका के बाल काटने और प्रताड़ित करने के इस मामले की शिकायत घटना के 2 दिन बाद हुई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़िता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। इलाके के एसडीओपी ने घटना की पुष्टि की है और जानकारी दी कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी पुलिस ने प्रकरण 354, 147, 323, 254, 506 ये अपराध पंजीबद्ध किया है और क्योंकि महिला का मेडिकल हो गया है और अभी आरोपी भी 4-5 अरेस्ट हो गए हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ जेल भेजे जाने से इन लोगों की सोच को बदला जा सकता है, क्योंकि पंचायत के शैतानी फरमान दरअसल प्यार से नफरत की निशानी। और बात पंचायत की, जहाँ एक लड़की की इज्जत की कीमत लगा दी गई। जी हाँ, यह मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। खास पंचायत ने इंसाफ के नाम पर जुर्म की दास्तान लिखा दी। हद तो तब हो गई जब खाकी वर्दी भी पंच को बचाने में लगी। मेरठ के वलीदपुर गांव में बीसीए की एक छात्रा से गैंगरेप हुआ। बलात्कार की घटना बेहद संगीन थी। मामला पुलिस तक पहुंचा। इससे पहले ही गांव की पंचायत बैठ गई और पीड़िता को इंसाफ देने की प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत सोच विचार के बाद आरोपियों के लिए सजा तय की गई। पंचायत ने आरोपियों पर 40,000 का जुर्माना लगाने का फरमान सुना दिया। सामूहिक बलात्कार की पीड़ित लड़की से कहा गया कि 40,000 रुपए लो और आत्मा को झकझोरने वाली उस पीड़ा को भूल जाओ। 4 लड़के आ रहे थे जो मुझे ले गए पकड़ के कश्मीरी के घर में। उन्होंने मुझे बेहोशी के उसमें मेरे साथ बदतमीजी की। आप ठीक समझे। दरअसल वो पंचायत पीड़िता को इंसाफ देने के लिए नहीं बल्कि आरोपियों को बचाने के लिए बिठाई गई थी। उन पंचों की सोच को देखिए जिन्होंने एक मासूम लड़की की इज्जत की कीमत 40,000 रुपए तय कर दी। यही नहीं, पंचायत ने अपने इस फैसले को मानने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव भी बनाया। मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उसमें वो फैसले का जोर दे रहे थे, हमने फैसला नहीं करा। कुछ लोग ये कह रहे थे 40,000 रुपये लेकर फैसला करना, हमने मना कर दिया, हमें फैसला नहीं करना। पीड़ित परिवार की माने तो इस पूरे मामले में पुलिस भी टाल मटोल वाला रवैया अपनाती रही। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद भी पंचायत के लोग सुलह कराने में जुटे रहे और पुलिस सब कुछ जानते हुए खामोश रहे। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती गई। इसमें डॉक्टरी कराई गई है, मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन किया जाएगा, साक्ष्य एकत्रित करके उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जो बिंदु आप इंगित कर रहे हैं, इस बात की मैं छानबीन कराऊंगा
कि इसमें अगर पुलिस की ओर से कहीं भी कोई लापरवाही है, उपेक्षा है, तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना 25 दिसंबर की सुबह को हुई। बीसीए की छात्रा शौच के लिए घर से जंगल जा रही थी कि गांव के ही 4 लड़कों ने उसे बंधक बना लिया। इन लड़कों ने गैंगरेप किया और अपनी इस करतूत का एमएमएस भी बनाया। पहले हवस की भेड़ियों ने इज्जत तार-तार की और फिर पंचायत ने आबरू की कीमत लगा दी। ये पंचायत वगैरह इस तरह का फैसला करके किसी लड़की की इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। और अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो मैं समझती हूँ वहाँ की जो पुलिस है, जो अखिलेश यादव जी की सरकार है, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कानून और इंसानी गरिमा के खिलाफ है। जो भी लोग इसके दोषी हैं, इसमें संलिप्त हैं, उन सभी को सख्त सजा दी जानी चाहिए। ये खाप पंचायतें अक्सर ऐसे फैसले सुनाती हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार होती है। जब भी कोई घटना होती है तो राजनीतिक गलियारों के विरोध की आवाजें भी आती हैं, लेकिन बावजूद इसके इन पंचायतों के तुगलकी फरमानों पर कोई लगाम नहीं लग पाई है। एक लड़की 1000 रुपये का सफर तय करके शांति की नगरी को देखने पहुंची थी, लेकिन उसके साथ वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो कुछ नरक से कम नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन नागरों की जो बोध की नगरी को जिन लोगों ने संसार कर दिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है वो जगह जिसे बुद्ध की नगरी गया कहते हैं। ये वो जगह है जहां हर साल हजारों विदेशी टूरिस्ट घूमने आते हैं। इस नगरी के सैकड़ों परिवार इन सैलानियों के भरोसे ही चलते हैं, लेकिन इसी शहर में जापान से आई एक युवती को 21 दिन तक गैंगरेप का शिकार बनाया गया। ये लोग यहाँ बोध गया भी शायद लाए थे, बोध गया, फिर यहाँ से सारनाथ। वो एक कंटिन्यूअस घटना थी जो कि स्टार्ट कलकत्ता से हुई थी। सामूहिक बलात्कार के इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोलकाता में गाइड बनकर लड़की से मिले थे, जिसके बाद बौद्ध नगरी के दर्शन कराने के बहाने उसे गया लेकर आए। वहां उसका एटीएम कार्ड छीनकर 76,000 रुपए भी निकाल लिए। लड़की का आरोप है कि 29 नवंबर से 19 दिसंबर तक उसे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद वो किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर वाराणसी होते हुए कोलकाता पहुंची, जहां इस मामले का खुलासा हुआ। We have received a complaint from a Japanese tourist, a lady who had taken to Digha. Outrage of modesty was done on her, and then she was taken to Goa also, and there gang rape. कोलकाता के पार्क स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने गया से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के परिवार वाले बंधक बनाने जैसी बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि लड़की दोस्ती बढ़ाकर यहाँ तक पहुँची थी और पैसे नहीं होने की वजह से उनके घर पर ठहरी हुई थी। वो तो पहले कुमारे से ही कर रहे थे 10-12 साल से, लेकिन इधर 2 साल से नहीं वो कलकत्ता गए हुए हैं। जो उन पे आरोप लगा है ये बहुत गलत आरोप लगा है। हमको पता है, मेरे हस्बैंड, हमको पता नहीं रहेगा क्या? बहरहाल लड़की पैसे नहीं होने की वजह से ठहरी या उसे बंधक बनाया गया, ये बातें जांच का विषय है। लेकिन अगर लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये वो देश है जहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है। गया तो वैसे भी वो जगह है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। जाहिर है इस घटना से बौद्ध नगरी की साख पर बट्टा लगा है। नमस्कार, मैं हूं विजय यादव और आप देख रहे हैं श्रीकृष्ण न्यूज। आसाराम बाबू फिलहाल जेल में बंद हैं। उन पर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। बलात्कार के इन आरोपों में पुलिस को 2 मुख्य गवाह मिले थे जो आसाराम के हाथ उठाए जा रहे थे, लेकिन जब वक्त तो इन्होंने आसाराम बाबू के सारे पुलिस के सामने बयान कर दिए और बन गए सरकारी गवाह। लेकिन पुलिस के साथ देने के बावजूद ये दोनों मौत से नहीं बच पाए। पहले प्रजापति, अब अखिल गुप्ता। किसने किया गवाह का कत्ल? आसाराम है जेल में बंद। फिर कौन रच रहा है साजिश? जिस घर में मौत होती है वहां मातम होता है। लेकिन जिस घर में हत्या होती है वहां गुस्सा होता है। हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने की मांग होती है।
लेकिन अखिल गुप्ता के घर में मातम तो है, लेकिन हत्या को लेकर परिवार की खामोशी हैरत अंगेज है। परिवार की इस खामोशी में डर है या फिर कुछ और, इसका जवाब तो पुलिस ही दे सकती है। लेकिन पुलिस को इसके अलावा भी कई सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आसाराम के खिलाफ चल रहे मामलों के गवाहों से किसकी दुश्मनी हो सकती है। आखिर कौन लोग हैं जो आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आप सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। आइए आपको मुजफ्फरनगर के एसएसपी का बयान सुनवाते हैं कि इस हत्या को लेकर उनका क्या कहना है। उसके बारे में गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और वहां से इसके पहले हम लोगों को कोई इस प्रकार की इत्तला नहीं मिली थी। एसएसपी साहब का ये जवाब सुनकर आप समझ सकते हैं कि देश में कानून के रखवाले कितने गंभीर हैं। यूपी पुलिस को पता ही नहीं कि इतने महत्वपूर्ण केस का मुख्य गवाह उनके यहाँ रह रहा था, लेकिन कातिलों को ये सब मालूम था। यही वजह है कि हत्यारों ने आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाली आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आपको बता दें कि सूरत की एक लड़की ने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया था और मारा गया अखिल उसी मामले में अहम गवाह था। आसाराम इस वक्त एक अन्य नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में जोधपुर की जेल में बंद हैं। जब आसाराम को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तो गुजरात पुलिस अखिल को मुजफ्फरनगर से पूछताछ के लिए अपने साथ गुजरात ले गई थी। बताया जा रहा है कि अखिल ने आसाराम के खिलाफ कई अहम खुलासे किए थे। अखिल गुप्ता को सरकारी गवाह भी बनाया गया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। पुलिस का कहना है मृतक की स्थानीय स्तर पर किसी से दुश्मनी की बात भी सामने नहीं आई है। मृतक के साथ लूटपाट भी नहीं हुई और कोई रंजिश भी सामने नहीं आई है। पुलिस इस हत्याकांड की कई पहलुओं की जांच कर रही है। हत्यारों ने अखिल को मारने के लिए सिर्फ एक ही गोली का इस्तेमाल किया, जबकि हमलावर 2 थे। यानी आरोपियों ने बड़ी तसल्ली से हत्या की साजिश का ताना बाना बुना और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आपको बता दें, अखिल गुप्ता डेयरी चलाते हैं। रविवार रात वो डेयरी बंद करने के बाद स्कूटर पर सवार होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में ही अज्ञात हमलावरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिए। अखिल पहले आसाराम के अहमदाबाद स्थित आश्रम में बतौर रसोइया काम करते थे। उसकी शादी भी आसाराम के आश्रम में ही रहने वाली रायपुर निवासी वर्षा से हुई थी। आसाराम के रेप संबंधी आरोपों में घिरने से कुछ समय पहले ही अखिल पत्नी वर्षा के साथ अहमदाबाद से लौट आया था। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद गुजरात पुलिस अखिल को पूछताछ के लिए साथ ले गई थी, जहां वो सरकारी गवाह बन गया था। गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा कोई नया नहीं है और हर समय उन्हें जान का खतरा बना रहता है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ और आखिरकार गवाह की हत्या कर दी गई। अब पुलिस की तफ्तीश के दौरान उसके सामने चुनौती ये रहेगी कि आखिरकार हत्या का मकसद क्या था और किन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। इस पर से पर्दा उठाया जाए। आसाराम कोर्ट के जगह टाइम पर जब से केस चल रहा है, गवाही देने वालों की जान पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। वैद्य अमृत प्रजापति ये नाम है उस शख्स का जो आसाराम के खिलाफ अहम गवाह था। लेकिन 23 मई 2014 को प्रजापति को राजकोट में गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी के लिए जूझने के बाद प्रजापति ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में आसाराम के 6 शिष्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ध्यान रहे कि रेप केस में गिरफ्तार होने के बाद आसाराम पर अमृत प्रजापति ने कई आरोप लगाए थे। अमृत प्रजापति ने कई चैनलों पर दावा किया था कि आसाराम अफीम का सेवन करता था। प्रजापति ने यह भी दावा किया था कि उसने आसाराम को कई बार लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। प्रजापति का कहना था कि आसाराम उससे कई तरह की सेक्स वर्धक दवाएं भी मंगवाया करता था। गौरतलब है कि अमृत प्रजापति पेशे से वैद्य था। एक वक्त वह आसाराम के आश्रम में प्रमुख वैद्य हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे आश्रम से निकाल दिया गया। प्रजापति को गोली मारने वाले बदमाश मरीज बनकर उसके यहाँ आए थे। आपको याद दिलाने कि आसाराम और उनके बेटे साई के खिलाफ सूरत की 2 बहनों ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद से कई गवाहों पर हमले हो चुके हैं। 28 फरवरी 2014 साई के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने वाली महिला के पति पर चाकू से हमला किया गया। 10 मार्च 2014 आसाराम के पूर्व भक्त राकेश पटेल पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया। राकेश पटेल सूरत के रहने वाले हैं और उन पर हमला करने वाले आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार थे। तीसरी घटना है 16 मार्च 2014 की। दिनेश बालचंदानी नाम के शख्स पर तेजाब से हमला।
दो आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार थे। दिनेश पर उस वक्त तेजाब फेंका गया जब वो अपने घर के रास्ते में थे। दिनेश ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। आरोपी की पहचान किशोर बालचंद के रूप में हुई। आरोपी बालचंद महाराष्ट्र के सोलापुर के करीब अमरेली कस्बे का निवासी था। पुलिस को उसके पास से एक बैग मिला जिसमें एक डायरी बरामद हुई। इस डायरी में उसके दोस्तों और नारायण साईं के भक्तों की लिस्ट थी, जिससे पुलिस को जांच में काफी मदद मिली। इस डायरी की मदद से पुलिस ने अमरेली में किशोर के घर पर छापेमारी की तो वहां से उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को उनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, 2 मोटरसाइकिल और एक स्टेन गन मिली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में 2 लोगों के नाम का खुलासा हुआ जो साईं के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। इस खुलासे के बाद सूरत पुलिस राजस्थान के पालनपुर पहुंची और दिनेश चंद पुरोहित और उसके भाई लक्ष्मण चंद को गिरफ्तार किया गया। अब खबर लखनऊ से सटे मलिहाबाद में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जो कि 100 लोगों से ज्यादा लोगों को हिरासत में। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे इन लोगों को बचाने की डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के रहने वाले इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जहरीली शराब। इन जैसे 100 से ज्यादा लोगों ने एक ही जगह से सप्लाई की गई शराब पी। शराब पीते ही लोगों की हालत बिगड़नी शुरू हुई। शुरुआत में खबर आई कि मलिहाबाद में जहरीली शराब से मौत हुई है। बाद में लखनऊ के ही बंथरा इलाके में भी जहरीली शराब से मौत होने की खबर से हड़कंप मच गया। अफसर मौके पर पहुंचे और बीमारों को जल्दी से जल्दी सरकारी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। जब कभी तो कल क्या गलत पिला दी उसने? और ऐसा है कि उन्होंने शायद कच्ची ठीके से शायद दारू पिया है। जहरीली शराब के कहर का शिकार बने ज्यादातर लोग आसपास के ही रहने वाले हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद अखिलेश सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी के साथ ही एसडीएम और सीओ मलिहाबाद को सस्पेंड कर दिया। मलिहाबाद थाने के इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही भी सस्पेंड किए गए। जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें कार्रवाई की जरूरत है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड भी किया, जेल भी भेजे जाएंगे जैसे जैसे जो जिम्मेदारी मुकदमा कायम हो गया है। सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान करने के साथ ही पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। शुरुआती जांच के बाद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी जुगनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाकों में आबकारी विभाग और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर, जहां पर बेटियां भी ख्वाब देखें, पंख फैलाएं, नए यूपी में वो जो करना चाहें सब वो कर पाए, जहां पर धान की बाली से छन के धूप आती हो, जहां मेहनत पसीने से कमाई खूब आती हो, जहां हो सब बराबर यूं, जहां ना कोई छोटा हो, जहां उम्मीद के दर से कोई खाली न लौटा हो, जहां पर रोशनी से जगमगाएं गांव की गलियां, जहां गन्ना हो मीठा ऐसे जैसे ख्वाब की कलियां। बता दे सबको लिखे हैं संदेशे आसमानों पे कि अब के बरसेगी उम्मीद की बारिश मकानों पे। है डोर उम्मीद की और ये सपने टांगता हूँ, मेरी ख्वाहिश जरा सी बस इतना मांगता हूँ कि मेरे आज से बेहतर हो मेरा कल मुसाफिर, मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर। समाजवादी पार्टी।